हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज रेशियो एनालिसिस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो सबसे पहले, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी हमें ये बताती है कि एक बिजनेस ने, एक कंपनी ने पूरे साल में फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म एंड इट्स एबिलिटी टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर्स। की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेज़र करते हैं, साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्या शेयर होल्डर्स को एडिक्वेट रिटर्न मिल पाया कि नहीं मिल पाया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को जो डिटरमाइन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है कि इन रिलेशन टू सेल्स हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, एंड इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट से मतलब हुआ कि ऑनर्स शेयर होल्डर्स फंड्स एज वेल एज जो हमने कहीं से भी बोरोइंग्स ले रखी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उन्हें कुल मिलाकर के बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इन रिलेशन टू सेल्स आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, डीपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड अर्निंग रिटेंशन रेशियो। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि एक कंपनी के अंदर किस तरह से प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया जाता है, और इस डेटा को आगे हम फिर एग्जांपल्स के तौर पे भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले, दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। इनिशियली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सपोज इट इज 200 लैक्स। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी जो बिजनेस चला रही है उससे उसे इतना रेवेन्यू मिला, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसको बनाने की उसकी क्या लागत आई है। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इसके अंदर लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आ जाते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं इबिड्डा। इबिड्डा माने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी अभी तक हमने ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट को, टैक्स को, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को इसमें से माइनस नहीं किया है। फिर हम अगर इसमें से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं तो बचता है ईबीआईटी, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। यदि कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी हैं, लोन ले रखे हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इस ईबीआईटी में से माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इफ़ द टैक्स रेट इज़ 30% तो टैक्स माइनस कर देंगे, तो जो बचा दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स कि आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे टैक्सेस हो, सब कुछ माइनस करने के बाद नेट हमें क्या प्रॉफिट बच रहा है। इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसके अलावा सपोज कंपनी के अंदर शेयर होल्डर 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एंड टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड इज 180 लैक्स। कंपनी के पास 120 लैक्स की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं एट द रेट 6.67%, एंड टोटल एसेट्स हैं सपोज कंपनी की 350। तो अब हम एक एक रेशियो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, सेल्स वॉल्यूम एंड कॉस्ट, कि कंपनी ने कितना गुड्स जो प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट क्या थी, किस रेट पे उसको बेचा गया, और टोटल कितनी हमारी सेल्स हुई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है कि सेल्स वैल्यूम में जब हम प्राइस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से जब टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सपोज ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का 80 लैक्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 200, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट बताता क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शोज द एवरेज मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड, कि यानी जो हमारी गुड्स को बनाने की लागत है और जिस रेट पे हमने बेचा तो उसके बीच में क्या मार्जिन रहा। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, तो इसका मतलब 60% हमारी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की लागत है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Second, a firm should have a reasonable gross profit to ensure coverage of its all operating expenses. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत कम होगा तो हमारे जो बाकी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, मार्केटिंग है, इंटरेस्ट है या और अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको कंपनी पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये इतना रीजनेबल हो कि हमारे बाकी एक्सपेंसेस पूरे हो सकते हो। टू जज वेदर द रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, इट शुड बी कंपेयर्ड विद द फर्म्स
पास्ट रेशो और विद द इंडस्ट्री एवरेज। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो, उस इंडस्ट्री की जो बाकी कंपनी है उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसा है, उससे आप इसको कंपेयर करके जज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। Higher the ratio, better for the firm as it leaves higher margin to meet other expenses. A decrease in gross profit ratio indicates, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है तो उसके दो रीजंस होते हैं, या तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, या दूसरा कंपनी के या तो सेलिंग प्राइसेस कम हो गए हैं, या दोनों का एक साथ भी इफेक्ट हो सकता है कि कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। नंबर 2, नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, कि कुल मिलाकर के कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया सारे खर्चे घटाने के बाद में। तो इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ द फर्म्स एबिलिटी टू लीव ए मार्जिन ऑफ रीजनेबल कंपनसेशन टू द ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल आफ्टर मीटिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। कि जो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको सारे एक्सपेंसेस सब कुछ घटाने के बाद नेट क्या मिला। तो सपोज इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 28 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 200, तो 14% इज अ नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। हायर द रेशो, बेटर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये रेशो जितना ज़्यादा हो उतना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। एंड इंक्रीज इन रेशो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिक्लाइन मीन्स अदरवाइज। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो ये बता रहा है कि कंपनी अब ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। ए हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बट लो नेट प्रॉफिट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हाई है बट नेट प्रॉफिट रेशियो लो है। तो ऐसा कब होता है? जब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने पर भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला रेशो है ये। तो दिस रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आर बीइंग यूज्ड। ये रेशो हमें ये बताता है कि बिजनेस में हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड्स का, एज वेल एज जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी हैं, तो कुल मिलाकर के जितना पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन दिस क्वेश्चन इट कम्स टू अराउंड 16%। तो सिग्निफिकेंस, तो ROI और ROC assess overall performance of the enterprise. It measures how efficiently the resources of the business are used. तो ये रेशो में ये बताता है कि आपने जितना पैसा भी बिजनेस में लगा रखा है क्या आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। An increase in ratio shows the optimum resources of the business and a decrease in the ratio shows inefficient use of the capital. देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो 6% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर। लेकिन कि भाई आपका नेट प्रॉफिट रेशो तो कम है लेकिन आपकी सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि सपोज़ मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मैंने अपने बिज़नेस के अंदर 10 लाख रुपीज़ लगाए, अगर उस 10 लाख के ऊपर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आता है 5% केवल, यानी 10 लाख लगा के मैंने 50,000 रुपीज़ कमाए, तो इससे अच्छा तो फिर ये था कि मैं उसकी बैंक में FD करा देता, मैं PPF के अंदर डाल देता जहाँ मेरे को 7 to 8% मिलता है। तो नेट प्रॉफिट रेशो कम हो वो चल जाएगा, लेकिन आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कम नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आपका 12-13%, यानी जितना आपने लोन ले रखा है या जितना आपको म्यूचुअल फंड या बाकी जगह से मिल जाता है रिटर्न, उससे तो कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि आपने जो अपनी कैपिटल, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि शेयर होल्डर्स फंड्स पे हमने कितना अर्न किया, कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कहते हैं इसको। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, तो 28/180 into 100, तो इट कम्स टू 15.56%। अब आप देखेंगे कि ये जो रेशो है ये हमारा रेशो है
ये 15.56% निकल के आया। तो हायर द रेशो बेटर द रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, कि जितना ये ज़्यादा रेशो हो उतना ये बेटर है। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हमें बताता है कि पर शेयर एक शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ईपीएस का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड एंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। सीधी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाता है और उनका डिविडेंड फिक्स होता है, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम उनका डिविडेंड माइनस कर देते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो सारा का सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करता है। एंड द फार्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इन दिस एग्जाम्पल इट कम्स टू 28 रुपीज़, यानी पर शेयर कंपनी ने एक साल में 28 रुपीज़ अर्न किए हैं। Increase in the EPS shows the increase in the wealth of the shareholders and is taken positively in the stock market. अगर किसी कंपनी का EPS एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की वेल्थ, कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है। इसको स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे देखा जाता है और इससे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। एंड इफ़ द ईपीएस इज़ डिक्रीजिंग तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसको देखा जाएगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, इसको एक नेगेटिव न्यूज़ माना जाएगा और कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो स्टॉक मार्केट में डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिविडेंड पर शेयर, देखिए अर्निंग पर शेयर तो ये बताता है कि पर शेयर हमने कमाया कितना, और डिविडेंड पर शेयर हमें ये बताता है कि उस अर्निंग में से कितना हम एक्चुअल में डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। So the ratio shows the dividend paid to the shareholders on a per share basis. This is a better indicator than the EPS as it shows the amount of dividend received by the ordinary shareholders, while EPS merely shows theoretically how much belongs to the ordinary shareholders. तो डिविडेंड पर शेयर हुआ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर सपोज कंपनी ने 20 लाख रुपीज़ का डिविडेंड पे किया एंड 1 लाख शेयर्स हैं तो पर शेयर उन्होंने पे किया 20 रुपीज़। तो डिविडेंड पर शेयर कहीं ना कहीं डिविडेंड पर शेयर से कहीं ना कहीं मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, कंपनी के पास कैश प्रॉफिट्स भी हैं और कंपनी कैश में डिविडेंड पे करने में कैपेबल है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जाती है इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें ये बताता है कि एज पर द अर्निंग्स कि जितना कंपनी एक शेयर पे कमा रही है उसका कितना परसेंट वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इन आर एग्जाम्पल हमारा ईपीएस था 28 रुपीज़, तो कंपनी 28 रुपीज़ में से अगर 20 रुपीज़ एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इट मीन्स कंपनी 71.4% अब जो भी अर्निंग्स होती हैं उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड अर्निंग रिटेंशन रेशियो इज 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी अगर कंपनी 71.4% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसका मतलब 28.6% वो अपने पास रिटेन करके रख रही है। और ये जो कंपनी रिटेन कर रही है इसका यूज़ वो किस लिए करेगी? सपोज़ कंपनी ने कुछ लोन्स ले रखे हैं, उनका पेमेंट करना है, कुछ नई फिक्स एसेट्स खरीदनी है, कोई नई मशीन खरीदनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, या फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए वो पैसा वापस कंपनी में ही लगाना है। तो इस तरह से हमने समझा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एसेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा कोई बिजनेस, सपोज कोई बिजनेस है जिसकी सेल्स है 100 करोड़ रुपीज़ और उसका प्रॉफिट निकल के आता है 2 लाख रुपए, तो ऐसा बिजनेस तो फिर बेकार है ना, कि आपकी सेल्स भी खूब है, पैसा भी खूब लग रहा है, इन वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत है, लेकिन अगर अर्निंग्स ही नहीं निकल के आ रही तो ऐसा बिजनेस बेकार है। तो दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।